हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं अपनी बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया हुआ है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट ही समझ लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है हमारा, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी पहली यूनिट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। अब बायोटेक के बारे में बहुत लोगों को एक इंटरेस्टिंग सा रहता है कि एग्जैक्टली बायोटेक में होता क्या है। बायोटेक सुना तो है ना सबने? हाँ, तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? अब बायोटेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए बहुत ब्रॉड है, छोटा नहीं है। उसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके या उनके कंपोनेंट्स को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको प्रोसेस करके ह्यूमन लाइफ को बेटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि उसमें यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, ईस्ट, मैमेलियन सेल, प्लांट सेल्स, और उनके जो कंपोनेंट्स हैं, आप ऐसे समझिए जैसे एंजाइम हो गया, डीएनए, आरएनए, या कोई भी मॉलिक्यूल हो गया या कोई भी बायोमॉलिक्यूल है, उसको यूज करके हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, डेवलप करते हैं एक प्रोडक्ट, या उसको प्रोसेस करके कोई चीज बनाते हैं जिससे क्या होता है, ह्यूमन लाइफ इंप्रूव होती है। एट द एंड बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए है? ह्यूमन के लिए है ना, ह्यूमन लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो वो इसके बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब इस फील्ड के थ्रू, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। फार्मास्यूटिकल साइंसेस में किस तरीके से हम उसको एमर्ज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये सारी चीजें हम यूज करके क्या बनाएंगे, एक ऐसी चीज बनाएंगे, ड्रग बना सकते हैं, ऐसा समझो। बायोटेक्नोलॉजी फोकस करता है कि कोई भी ड्रग है उसकी डिस्कवरी हो सके, उसको डेवलप कर सके या मैन्युफैक्चर कर सके किसी भी ड्रग को, या डायग्नोस कर सके। कैसे? बाय यूजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम। लेवरेजिंग मीन्स यूज करके जो भी हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको यूज करके हम ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। करेक्ट? चलो, हिस्ट्री क्या थी? जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक था ना, वो 1970 में स्टार्ट हुआ था। आपको ये याद रखने, ईयर कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी, जो हमारा सबसे पहला बायोलॉजिक ड्रग था, ह्यूमन इंसुलिन, इन 1982। ये याद रखना, ह्यूमन इंसुलिन 1982, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक को यूज किया गया था। उसके बाद से धीरे धीरे ये फील्ड एक्सपेंड होती चली गई, बढ़ती चली गई। साथ ही साथ फिर उसके बाद बायोलॉजिक्स आए, जीन थेरेपीज आई, बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट आना शुरू हो गए। फिर तो ये ग्रोथ ही करता चला गया। ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, अभी भी बहुत ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब टुडे जो बायोलॉजिक है वो एक तरीके से मेजर सेक्टर है किसका? हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? बायोलॉजिक्स को याद रखो, जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर सेक्टर है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। ओके, तो बायोटेक में ब्रांचेस भी हैं, वी नो ब्रांचेस भी होती हैं हर उसकी। तो 7 ब्रांचेस हैं। ठीक है, 7 ब्रांचेस में सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है, जिसमें हम सेलुलर प्रोसेस को पढ़ते हैं, जिससे कि डायरेक्ट आपका जो ड्रग टारगेट है उसका पता कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए या प्रोटीन बेस्ड थेरेपी को डेवलप कर सके, बना सके। तो ये किस में आ जाता है? हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है, या बायोलॉजी बोल दो आप। देन जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, इसमें जीन्स और प्रोटीन के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर बायो प्रोसेसिंग है, फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सारे हमारे फार्मास्यूटिकल बायोटेक के सेक्टर्स हैं या ब्रांचेस, आप समझ लो। वन बाय वन इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहली चीज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम सेलुलर प्रोसेस को पढ़ते हैं, जिसमें हमें ये पता करना होता है कि हमारा ड्रग टारगेट क्या है, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या प्रोटीन बेस्ड थेरेप्यूटिक्स कैसे डेवलप कर सकते हैं।
हैं। पहली चीज़ यहाँ 2 चीज़ हमें ध्यान में रखना है, आइडेंटिफाई हो सके ड्रग टारगेट और डेवलप कर सके बेस्ड थेरेपी जो है डीएनए और प्रोटीन। अब जीनोमिक्स है, जीनोमिक्स में जेनेटिक्स और हमारे प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है। जेनेटिक्स और प्रोटीन एक्सप्रेशन पैटर्न देखा जाता है जिससे कि एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का डेवलपमेंट हो पाता है, उसको डेवलप कर पाते हैं। एट द एंड ये होता है कि हम सारे इन सब चीज़ों को यूज़ करके कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। वो या तो कोई थेरेप्यूटिक वैक्सीन हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है बॉडी के ऊपर, जैसे बायो प्रोसेसिंग है। तो ये बायो प्रोसेसिंग क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का डेवलप कराना, कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करना जिससे कि जैसे कि आपके रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं, वैक्सीन्स हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, आपके बायो प्रोसेसिंग में। देन फार्माकोकाइनेटिक्स डायनेमिक्स में हमें ये समझना है कि किस तरीके से हमारी जो ड्रग है जो बन चुकी है उसका कैसा इफेक्ट आता है, एडीएमई क्या होगा, उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा, बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ इन्वेस्टिगेशन में चलती रहेंगी, देखा जाएगा, पता करना पड़ेगा। क्लिनिकल रिसर्च होंगे, कुछ हमारे ड्रग की सेफ्टी एफिकेसी को इवैल्यूएट करने के लिए, उनका पता करने के लिए ट्रायल्स डिज़ाइन किए जाते हैं। डिज़ाइन करने के बाद उनको कंडक्ट किया जाता है, उनको कराया जाता है। देन नेक्स्ट है रेगुलेटरी अफेयर। अब रेगुलेटरी अफेयर्स के हिसाब से आपकी एफडीए या रेगुलेटरी एजेंसीज ने कुछ गाइडलाइंस दी होती हैं, पहले तो आपको उनको फॉलो करना पड़ता है, फिर साथ ही साथ आपको ड्रग अप्रूवल भी लेना पड़ता है रेगुलेटरी एजेंसी से, एफडीए से भी। सबसे लोगे परमिशन देन ही आप उसको लॉन्च कर सकते हो, उसके लिए ट्रायल कर सकते हो, सब चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। जब तक कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। क्वालिटी कंट्रोल, अगर ड्रग की क्वालिटी मेंटेन रखनी है तो उसके लिए बहुत बहुत हार्ड टेस्टिंग चलती है, मतलब बहुत रिगरस टेस्टिंग कराएंगे, उसमें आपका जीएमपी भी फॉलो अप होना चाहिए। अगर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है तो वहीं पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब कहाँ आएगा, हमारा क्वालिटी कंट्रोल में आ जाता है। यही हमारी फार्मास्यूटिकल बायोटेक की ब्रांचेस हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव जितना आप ये ब्रांचेस से समझे होंगे तो वो तो समझ आ ही जाएगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले तो ड्रग टारगेट को आइडेंटिफाई करना, अगर कोई भी डिजीज एसोसिएटेड है मॉलिक्यूल से तो हम एक टारगेटेड ट्रीटमेंट के लिए डिस्कवर कर रहे हैं या डिस्कवरी कर रहे हैं। देन आपका कोई नोवल थेराप्यूटिक्स आप डेवलप करते हो, मतलब कुछ अलग ही जो पहले से नहीं था, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स डिजीज मार्केट में आ गई, उसके लिए आप बायोलॉजिक या जीन थेरेपीज डेवलप करते हो, ये बनाते हो, वो पहले से नहीं है कहीं भी, वो बनती है, तो वो क्या हो गया, आपका नोवल थेराप्यूटिक्स हो गया। अब क्या है, ड्रग की एफिकेसी सेफ्टी। अब देखो मार्केट में आप ऐसे समझिए कि एक फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन पहले से ही लॉन्च्ड है। अब जब वो पहले से ही लॉन्च्ड है तो उसकी 50% क्या है, ड्रग सेफ्टी और एफिकेसी है, कि बस यार इतना ही दे पाएगा, ये इतने घंटे में दे पाएगा। बट अब क्या करते हैं, हम एक कोई बी ड्रग लॉन्च करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी बढ़ा देते हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी कम कर देंगे और सेफ्टी एफिकेसी बढ़ा देंगे। तो ये भी एक तरीके से हम यूज़ करते हैं बायोटेक में। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स हैं जो ट्रीटमेंट के हिसाब से बनाई जाती हैं, लार्ज स्केल जो होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें ना बहुत महंगी हो जाती हैं, उसको थोड़ा सा उसका कॉस्ट कम करने के लिए एक तरीके से लार्ज स्केल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं न्यू ड्रग की सेफ्टी टेस्ट करने के लिए, इफेक्टिवनेस देखने के लिए। फिर आपके रेगुलेटरी अप्रूवल हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स ड्रग अप्रूवल का एक पूरा फ्रेमवर्क बनता है, उसको नेविगेट किया जाता है, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, या फिर फार्मास्यूटिकल बायोटेक का जो मेन एम ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस क्या हैं, चलो ये सब चीज़ें तो हो गई, बट अप्लाई क्या है, यूज़ क्या है इनका। सबसे पहले तो बायोलॉजिक्स डेवलपमेंट में वैक्सीन्स के बारे में आपने सुना हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, उनको बनाने के लिए काम में आता है, जीन थेरेपीज के लिए काम में आता है। अब कुछ इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन जो बनते हैं वो भी जीन एडिटिंग चलती है, जैसे कुछ जेनेटिक डिजीज के ट्रीटमेंट चलते हैं ना। ट्रीटमेंट क्या है, आपको पता चल गया पर्टिकुलर पर्सन में ये ट्रीटमेंट ये डिजीज कॉज कर रहा है, जो हम क्या बोलते हैं, भैया ये तो जीन्स की वजह से जेनेटिक है, तो क्या करेंगे, उसमें एडिटिंग कर देंगे,
तो जैसे हमारा CRISPR-Cas9 है, वो जेनेटिक डिजीज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। बायोसिमिलर प्रोडक्शन है, नैनोटेक है, आपका रीजनरेटिव है, ड्रग डिस्कवरी का ऑप्टिमाइजेशन है जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ सके। तो यहाँ इन पर्टिकुलर फील्ड में हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो हमारे ही हेल्पिंग, या ऐसा समझिए हमारी ही हेल्प करने वाला है, ठीक है, फार्मेसी वालों का। अब एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। अब एंजाइम के ऊपर आते हैं, एंजाइम बायोटेक समझते हैं। अब एंजाइम का फार्मास्यूटिकल बायोटेक में क्या है? देखो, एंजाइम हमें पता है वो हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जिसका काम है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करना, ठीक है। बट हम यहाँ फार्मेसी की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, तो हमारा कोई भी एंजाइम जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा? ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और जिसका काम क्या होगा? एक्सेलरेट करना केमिकल रिएक्शन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, डायग्नोस्टिक में, जिससे कि एक स्पेसिफिसिटी आ सके या बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और एफिशिएंसी दे सके किसी भी माइल्ड कंडीशन के अंडर। करेक्ट, समझ गए? अब जैसे फार्मास्यूटिकल है तो एंजाइम हम क्यों यूज कर सकते हैं? अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है तब हम उसको यूज करेंगे एंजाइम को। फॉर एग्जांपल आपका कायरल इंटरमीडिएट है, एंटीबायोटिक्स हैं, आपके ड्रग प्रिकर्सर्स हैं। साथ ही साथ अगर डायग्नोस्टिक फैसिलिटेट करना है, अगर डायग्नोस्टिक किट कंपोनेंट्स में इसको यूज करना है, तब एंजाइम को यूज कर सकते हैं। अब ड्रग को मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्जुगेशन और बहुत सारे अदर रिएक्शंस के थ्रू। करेक्ट, तो ये हम एंजाइम को फार्मास्यूटिकल्स में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब व्हाई इमोबिलाइज एंजाइम? अब देखो, जो हमारे फ्री एंजाइम होते हैं वो सॉल्यूशन में एक चैलेंज रखते हैं। मतलब ऐसा समझो कि अगर मोबिलाइज है तो थोड़ा सा उसको चैलेंजिंग हो जाएगा, वो घूमता फिरेगा, बहुत सारी चीजें हैं कि क्या कर सकता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट में ना उथल पुथल मचा सकता है, अप एंड डाउन आ सकते हैं। तो इसीलिए एंजाइम को इमोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। अब फ्री एंजाइम है, क्यों करने पड़ते हैं, क्यों चैलेंजेस? क्योंकि डिफिकल्टी आती है सेपरेशन में, फाइनल प्रोडक्ट से उसको सेपरेट आउट करने में प्रॉब्लम पड़ती है। वो सेंसिटिव होता है डी नेचर के हिसाब से, कुछ प्रोसेस कंडीशंस ऐसी हैं तो मे बी डीनेचुरेशन हो सकता है, खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। और सबसे पहली चीज, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत हाई कॉस्ट रहता है क्योंकि इसकी लिमिटेड रीयूजेबिलिटी है। अगर एंजाइम्स या आप ऐसा समझिए एंटीबॉडीज हैं, ये सारी चीजें बहुत कॉस्टली रहती हैं, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि फालतू में वेस्ट ना हो। अब इमोबिलाइजेशन में क्या करते हैं, हम एंजाइम के साथ ना एक सपोर्ट या ट्रैप कर देते हैं उनको मैट्रिक्स में। या तो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हम एंजाइम लेंगे अपना, एंजाइम के ऊपर या तो उसको ट्रैप कर देंगे या फिर उसको सपोर्ट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स से। अब जिससे क्या होगा, एक तो हमारे एंजाइम की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, हम उसको रीयूज कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो कॉस्टली था ना उसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस बना सकेंगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंप्रूव कर सकेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस एप्लीकेशन के लिए। करेक्ट। अब देखो, बहुत सारे मेथड्स आते हैं जिसकी थ्रू एंजाइम इमोबिलाइजेशन हो सकता है। जैसे एड्सॉर्प्शन है, कोवेलेंट बाइंडिंग है, एंट्रैपमेंट, एनकैप्सुलेशन बोल सकते हो, क्रॉस लिंकिंग है, कोएग्रीगेशन, एनकैप्सुलेशन इन मेम्ब्रेन्स। तो ये सारे मेथड्स हैं हमारे किसके, एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। देन एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जो आपका एंजाइम है वो फिजिकली एड्सॉर्ब हो जाता है किसी भी सॉलिड सपोर्ट पर, मतलब उस पर जाकर बैठ जाएगा, ऐसा समझो। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल हो गया हमारा, सिलिका है, ग्लास बीड्स हैं, तो ये क्या करते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, ज्यादा कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है और बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पर एड्सॉर्प्शन का। बट डिसएडवांटेज भी है इसके कि बॉन्डिंग वीक रहेगी, एंजाइम शायद लीच आउट कर सकता है, मे बी वो लीच आउट कर जाए, तो एड्सॉर्प्शन का ये डिसएडवांटेज है। कोवेलेंट बाइंडिंग है, अब हमारा एंजाइम है वो केमिकली बॉन्ड हो जाता है सॉलिड कैरियर से। आपका सॉलिड कैरियर जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीमर है, ग्लास है, सेलुलोज है, तो हमारा एंजाइम क्या करेगा, उससे जाके एक तरीके से बॉन्ड बना लेगा, केमिकल बॉन्ड। एडवांटेज ये है कि देखो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारे एड्सॉर्प्शन की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, कोवेलेंट बाइंडिंग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है, बट
डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो एंजाइम की एक्टिविटी है मे बी चांसेस हो ये ऑल्टर कर दे उसको, ये डिसएडवांटेज है। और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सिंपल नहीं है, कोवेलेंट बाइंडिंग कराना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा एंट्रैपमेंट या एनकैप्सुलेशन आप बोल दो। हम एंजाइम को ऐसा समझो किडनैप करके एक जेल में पॉलीमर नेटवर्क में ट्रैप कर देते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, ठीक है। ये बेचारा एंजाइम एनकैप्सुलेशन या एंट्रैपमेंट में क्या होता है, ये बेचारा किडनैप हो जाता है जेल या पॉलीमर जो पॉलीमरिक नेटवर्क होता है, जैसे एलिजिनेट बीड है, ठीक है, या एलिजिनेट बीड्स हो गई, या पॉलीएक्राइलेमाइड जेल हो गया। पॉलीएक्राइलेमाइड जेल में उसको मतलब किडनैप करके रख लेंगे, जैसे जेल में किडनैप करते हैं ना, ऐसे किडनैप नहीं, वो तो उठा के लेके जाके बंद कर देते हैं, बट एंजाइम को यहाँ पे ट्रैप कर दिया जाता है कि भाई जेल में बंद हो जा, एल्जिनेट बीड्स में बंद हो जा, या फिर आपके जो ये पेज है इसमें बंद हो जाए, एक तरीके से इस टाइप का। एडवांटेज क्या होता है, एंजाइम हमारा प्रोटेक्ट रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, बेचारे की कोई भी एक्टिविटी इधर उधर नहीं होती। ये हमारा एडवांटेज है कि एंजाइम हमारा प्रोटेक्ट रहता है, प्रोटेक्टेड रहेगा एंजाइम, स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिफ्यूजन में लिमिटेशन आने लगती है, डिफ्यूजन वहाँ, और एंजाइम की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है धीरे धीरे, तो ये एंट्रैपमेंट है। अब क्रॉस लिंकिंग या को एग्रीगेशन मानो सुनो, मतलब क्या है ये, एंजाइम जो है हमारा केमिकली लिंक हो जाता है किसी भी क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स के बीच में, ठीक है। जो हमारा जैसे ग्लूटाराल्डिहाइड है तो वो क्रॉस लिंकिंग होगा, स्टेबिलिटी अच्छी है, रेजिस्ट रहता है जो अगर कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन आती है। बट डिसएडवांटेज ये है केमिकल मॉडिफिकेशन की वजह से ही हमारा जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो खो देता है, तो ये क्रॉस लिंकिंग का डिसएडवांटेज है। अब एनकैप्सुलेशन इन मेम्ब्रेन, एनकैप्सुलेशन जो हुआ था वो जेल में या फिर एक पॉलीमेरिक नेटवर्क में हुआ था, बट यहाँ पे एक मेम्ब्रेन, कोई भी हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी तो हम उसको उसमें एनक्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, जैसे लाइपोसोम है आपके, पॉलीमर मेम्ब्रेन्स हो गई, तो यहाँ क्या करोगे आप अपने एंजाइम को पकड़ के बंद कर दोगे, ठीक है, जैसे मानो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हम उसको एनक्लोज कर देंगे। एडवांटेज ये होता है कि हमारा जो एंजाइम है, सबसे पहली चीज तो डिग्रेडेशन से बच सकता है, डिग्रेड नहीं होगा, कंट्रोल्ड धीरे 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 कंट्रोल्ड रिलीज भी होगी उसकी। बट अब देखो लाइपोसोम्स हैं, पॉलीमर मेम्ब्रेन है, इनको बनाना, इनकी प्रिपरेशन करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब एंजाइम को आपको इसके अंदर एनक्लोज करना है लाइपोसोम्स में, वो बड़ा टिपिकल होता है, और कभी कभी चांसेस होते हैं आपका जो एंजाइम है वो लीक कर सकता है या लीक कर जाए, तो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स इन फार्मास्यूटिकल, आपके इमोबिलाइज, देखो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होना है तो हमारा इमोबिलाइज्ड पेनिसिलिन एमाइडेज है जिसको हम यूज करते हैं जब भी कभी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनने वाली हो तो। अब लैक्टोज फ्री फार्मास्यूटिकल है, जैसे लैक्टेज एंजाइम हो गया, तो वो क्या करेगा, इमोबिलाइजेशन एक तरीके से हेल्प करेगा, लैक्टोज हाइड्रोलिसिस, जो भी लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट होते हैं, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट है ना, वो नहीं खा सकते कोई डेयरी प्रोडक्ट या लैक्टोज जिसमें हो, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। बायोसेंसर्स हैं, एंजाइम जो बेस्ड ऑन होते हैं बायोसेंसर पे, वो हेल्प करते हैं कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लूकोज को मॉनिटर कर सकें कि कितना ग्लूकोमीटर, जैसे ग्लूकोमीटर है ना, वैसे ही एक तरीके से वो ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं डायबिटिक पेशेंट में। प्रोड्रग एक्टिवेशन, प्रोड्रग तो सुना होगा ना, प्रोड्रग जो होती है पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बट जैसे ही हमारा इमोबिलाइज्ड एंजाइम है वो हेल्प करेगा कि उस प्रोड्रग जो इनएक्टिव फॉर्म में थी उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोड्रग एक्टिवेशन, करेक्ट। ये सारी एप्लीकेशन है हमारी इमोबिलाइज्ड एंजाइम की फार्मास्यूटिकल्स में। नेक्स्ट है हमारा बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स क्या होता है, कोई एनालिटिकल डिवाइस है, ये समझो बायोसेंसर्स आप मान के चलो, लिविंग बीइंग से कोई सेंसर अटैच है, तो आप समझ सकते हो ना कि वो एक रिस्पॉन्स लेगा बॉडी से, या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स में कि उसको मेजर किया जा सके। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है ना, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, वो एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर्स यूज करते हैं। जब वो अटैच होता है ना, तो वो ये बताता है कि इनका जो ग्लूकोज है इतना लेवल हाई चला गया है, या इतना इसकी रीडिंग जो आ रही है, मेजरेबल सिग्नल्स देते हैं, वो होते हैं बायोसेंसर्स। अब
बायोसेंसर्स में दो तरीके के होते हैं, एक तो बायो रिसेप्टर्स होते हैं, एक ट्रांसड्यूसर होते हैं। बायो रिसेप्टर जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एंजाइम हो गया, एंटीबॉडी है, न्यूक्लिक एसिड, एप्टेमर या सेल, कुछ भी हो गए हमारे एलिमेंट्स, उनका स्पेसिफिकली काम क्या है, टारगेट एनालाइट से इंटरेक्ट करना। मतलब ऐसा समझिए, आपके जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स थे उनका काम है कि कोई भी हमारा टारगेटेड एनालाइट है, मतलब वो ग्लूकोज हो सकता है, इंसुलिन हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी A to Z कुछ भी है, आपका टारगेट B से है, उसको एनालाइज करना है, तो क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा, जाके टारगेट B से इंटरेक्ट करेगा, देन आपका एक तरीके से रिएक्ट करेगा। करेक्ट। अब ट्रांसड्यूसर होते हैं। अब ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, बायो रिकॉग्निशन इवेंट जो हुआ है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है एक तरीके से, उस इवेंट को कन्वर्ट करना डिटेक्टेबल सिग्नल में, जो मेजरेबल सिग्नल है ना जिससे पता चल सके, उसमें कन्वर्ट करता है। वो चाहे तो आपका इलेक्ट्रिकल हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है, थर्मल या मास चेंज हो सकता है। तो क्या हो गए हमारे बायोसेंसर्स में बायोरिसेप्टर एंड ट्रांसड्यूसर। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है बायोसेंसर का, जैसे बायोरिसेप्टर इंटरेक्शन हुआ, मतलब टारगेट मॉलिक्यूल से बायोरिसेप्टर जाके इंटरेक्ट किए, जैसे एंजाइम इंटरेक्ट किया टारगेट मॉलिक्यूल से, तो वो क्या करेगा, सिग्नल कन्वर्जन कराएगा। जैसे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हुआ तो एक सिग्नल जनरेट होगा वहां पे, जैसे केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, कुछ भी सिग्नल वहां पे बना। अब वो बनने के बाद हमारा ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा। जो उसको सिग्नल मिला है ना, चाहे वो केमिकल था या इलेक्ट्रिकल था, वो उसको कन्वर्ट करके एक मेजरेबल आउटपुट में लाएगा, मतलब सिग्नल को मेजरेबल सिग्नल बनाएगा, जो सिग्नल उसको मिलेगा। अब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, डेटा प्रोसेसिंग चलेगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोसेस करेगा और फाइनली डिस्प्ले करेगा रिजल्ट को। ठीक है, जैसे ग्लूकोज मॉनिटरिंग हो रही थी तो वहां पे ग्लूकोज बताएगा ना कि इनका ब्लड में 150 जो हो गया है, ये इस तरीके से, तो वो क्या करेगा, एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है। सबसे पहले बायोरिसेप्टर का इंटरेक्शन होगा, फिर सिग्नल कन्वर्ट होगा, देन ट्रांसडक्शन की थ्रू वो ट्रांसडक्शन में हमारा ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करेगा उस सिग्नल को किसी भी मेजरेबल आउटपुट में, फिर डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगी तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एक। करेक्ट। तो यही वर्किंग प्रिंसिपल हमें याद रखना है बायोसेंसर का, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं होने वाला। अब टाइप्स भी हैं बायोसेंसर के हमारे, तो 6 टाइप्स के हमारे बायोसेंसर्स होते हैं। ठीक है, 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एंजाइमेटिक बायोसेंसर है, इम्यूनोसेंसर है, डीएनए बायोसेंसर, माइक्रोबियल बायोसेंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल, ऑप्टिकल बायोसेंसर। तो ये टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा एंजाइमेटिक बायोसेंसर है वो एंजाइम यूज करेगा एज बायोरिसेप्टर। हमने बायोरिसेप्टर की बात की थी, वहां पे क्या थे, वो एलिमेंट्स थे। ठीक है, उस एलिमेंट्स में से वन एलिमेंट हम जो यूज करने वाले हैं वो है एंजाइम। अब एंजाइम को यूज करके हमें क्या बोलेंगे, उसको एंजाइमेटिक बायोसेंसर। जैसे आप ग्लूकोज बायोसेंसर में क्या करते हो, डायबिटीज मॉनिटर करते हो। फिर आपके इम्यूनोसेंसर्स आते हैं, इम्यूनोसेंसर में वो एंटीबॉडीज को यूज करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज को यूज करके एंटीजन का पता करते हैं। जैसे हमारा कोविड-19 की रैपिड टेस्ट किट थी ना, कि रैपिडली वो एकदम बता देता था भाई आधा घंटे में या ऐसे ही 10-15 मिनट में, जो भी था उस टाइम, आई डोंट रिमेम्बर कंप्लीटली, बट ऐसा होता था कि वो रैपिड टेस्ट किट थी, तो उससे एकदम पता चल जाता था, एंटीबॉडीज यूज करके एंटीजन का पता कर देते थे कि ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट था हमारा डीएनए बायोसेंसर, जिसमें क्या था, जेनेटिक म्यूटेशन या पैथोजन का पता करना था। हम पीसीआर बेस्ड या डायग्नोस्टिक टूल थे। देखो, अब देखो डीएनए बायोसेंसर भी बाद में यूज कर लिए गए थे, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट ऐसी हो गई थी, वो लोग उस पर रिलाई नहीं कर रहे थे कि मे बी वो नेगेटिव इसलिए आ रहा था क्योंकि इंट्रैक्शन सही नहीं था, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही थी एंटीबॉडीज। तो देन उनको मूव करना इम्यूनोसेंसर से डीएनए बायोसेंसर्स पर मूव करना पड़ा था, जहां पे उन्होंने ये देखा था कि यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन देखो वहां पे पैथोजन का पता करना था पीसीआर डायग्नोस्टिक टूल किट को यूज करके। डीएनए बायोसेंसर के थ्रू आप जेनेटिक म्यूटेशन का भी पता कर सकते हो। देन माइक्रोबायल बायोसेंसर थे, उसमें माइक्रोबायल सेल यूज किए थे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स को यूज करने के लिए। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट किए गए थे बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, देन उसको मेजर किया गया था, तो ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर हैं। ऑप्टिकल बायोसेंसर में उन्होंने ये डिटेक्ट किया था जो लाइट प्रॉपर्टीज हैं
ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से। अगर मॉलिक्यूलर का इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है तो कैसे उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो डिटेक्ट होते थे ऑप्टिकल बायोसेंसर से। अब देखो एप्लीकेशंस क्या थी बायोसेंसर की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। डायबिटीज मॉनिटरिंग हो पा रही थी बहुत इजीली एंजाइमेटिक बायोसेंसर से, या ग्लूकोज बायोसेंसर से ब्लड शुगर लेवल को डायबिटिक पेशेंट में इजीली मेजर किया जा सकता था, किया जा रहा है अभी भी। बट ड्रग डिस्कवरी है, उसमें बायोसेंसर्स थे जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन देखते थे, पोटेंशियल ड्रग से उनका इंटरेक्शन देखते थे कि ड्रग और रिसेप्टर का क्या इंटरेक्शन आ रहा है। देन पैथोजन डिटेक्शन, जैसे कोविड-19 के टाइम पे रैपिड डिटेक्शन हो सकता था इन्फेक्शियस डिजीज का। फार्माकोकाइनेटिक में जो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन था ब्लड में वो पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए यूज किया गया, ये सारी चीजें। और बायो प्रोसेस में एक तरीके से क्यूसी में, जो हमारा क्यूसी होता है प्रोडक्शन में बायो फार्मास्यूटिकल, तो वो मेक श्योर करते हैं कि ये सही से हो सके। करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन इंजीनियरिंग। अब प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है, बायोटेक पढ़ लिया, बायोसेंसर्स पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है। अब इसमें क्या होता है, हम ना किसी भी प्रोटीन को डिजाइन करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। प्रोटीन इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन को डिजाइन किया जाता है पर्टिकुलर वे में, उसको मॉडिफाई किया जाता है। क्यों मॉडिफाई किया जाता है, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके, अच्छी हो सके, एक्टिविटी दे सके, स्पेसिफिसिटी, फंक्शनैलिटी हो सके। इन सब की वजह से हम प्रोटीन को डिजाइन और मॉडिफाई करते हैं। किस पर्पस के लिए, एक तो इंडस्ट्रियल पर्पस है, वहां यूज कर सके, फार्मास्यूटिकल पर्पसेस के लिए यूज कर सके, या उसकी थेराप्यूटिक एप्लीकेशन देख सके। तो ये होता है प्रोटीन इंजीनियरिंग। बट हमें क्या याद रखना है, प्रोटीन की डिजाइनिंग होने वाली है, डिजाइन होने वाला है हमारा प्रोटीन, और मॉडिफाई होने वाला है। और उसमें क्या होगा, प्रोटीन के साथ प्रोटीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी और फंक्शनैलिटी। अब उसको बढ़ने के बाद उसकी एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलेगी, इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में और थेराप्यूटिक्स में। अब क्या होता है, अब प्रोटीन इंजीनियरिंग को हम स्पेसिफिकली कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स से। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, जेनेटिक्स के, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग है, उनके साथ मिक्स करके हम प्रोटीन की एक तरीके से प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस कर सकते हैं। तो यही प्रोटीन इंजीनियरिंग है, वो कंबाइंड हो जाता है बहुत सारे अदर प्रिंसिपल्स से। अप्रोचेस क्या है, व्हाट आर द अप्रोचेस। प्रोटीन इंजीनियरिंग में दो ही मेन अप्रोच है, या तो रेशनल डिजाइन हो या डायरेक्टेड इवोल्यूशन हो। रेशनल डिजाइन बेस्ड करता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने के लिए। पहले उसको समझना भी तो पड़ेगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, तभी तो आप जाके उसको मॉडिफाई करोगे। उसकी चीजें पता होंगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम अगर चेंजेस करते हैं तो शायद ये अच्छा रिजल्ट दे पाए। इस तरीके से कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज करके हम बेनिफिशियल म्यूटेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर हमने इंसुलिन को मॉडिफाई किया तो उससे क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सकता है, स्टेबिलिटी अच्छी हो सकती है। क्यों उसको मॉडिफाई किया है इंसुलिन को, इसीलिए मॉडिफाई किया है जिससे उसका एब्जॉर्प्शन बेटर हो सके, स्टेबिलिटी बेटर हो सके। ठीक है, ये रैशनल डिजाइन है। अब डायरेक्टेड इवोल्यूशन क्या हो गया, डायरेक्टेड इवोल्यूशन में एक तरीके से कोई भी नेचुरल सिलेक्शन को मिमिक करता है। जैसे कुछ भी रैंडमली म्यूटेशन कर दी गई है, या एक रैंडम म्यूटेशन हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे चेक करते हैं कि किस तरीके से ये नेचुरल सिलेक्शन को मिमिक कर रहा है, एकदम लाइक डिट्टो चीजें दे रहा है, और फिर उसको सेलेक्ट करके इम्प्रूव वेरिएंट्स निकाले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल राउंड्स होते हैं। इसमें हमारे डायरेक्टेड इवोल्यूशन में मल्टीपल राउंड्स होंगे म्यूटेशन के और स्क्रीनिंग के। फॉर एग्जांपल, कभी भी अगर जैसे हीट स्टेबल एंजाइम का डेवलपमेंट होना है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें म्यूटेशन ही तो करे गए हैं, रैंडमली चेंज किए गए। ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके लाइक 10-12 पॉइंट है, ABCDEFG, तो उनका ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ई पे जाके उन्होंने टारगेट किया देन ही हुआ, नहीं, रैंडमली किसी भी पॉइंट से उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, म्यूटेशन हुआ है, उसको देखा जाता है। अब एप्लीकेशन क्या है प्रोटीन इंजीनियरिंग की फार्मास्यूटिकल में, सबसे पहली चीज तो ये है थेराप्यूटिक प्रोटीन का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा इंजीनियरिंग है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, एंजाइम एनहांसमेंट है, तो एंजाइम का डिजाइन जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो पाए, जिससे लाइक ड्रग सिंथेसिस के लिए।
वैक्सीन का डेवलपमेंट, वैक्सीन अच्छे से, जैसे हम किसी भी वायरल प्रोटीन है उसको मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन मिल सकती है, ऐसे हमारे वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है। करेक्ट। अब जैसे बायोसेंसर डेवलपमेंट है तो उसमें क्या होगा, हमारे इंजीनियरिंग प्रोटीन्स हैं जो क्यों यूज होते हैं, एज सच हाई सेंसिटिविटी डिटेक्शन ऑफ बायोमार्कर, बहुत तरीके से उसको हमें यूज करने को मिल सकता है। करेक्ट, बायोसेंसर डेवलपमेंट में। देन माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में यूज क्या है यार, क्यों नहीं है इंडस्ट्री में यूज, बहुत जगह यूज है। सबसे पहली चीज है कि अगर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट आ गए, वो इंडस्ट्रियल बायोटेक में बहुत मेन या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, ठीक है, ग्रोथ अच्छी है, जेनेटिक ट्रेसेबिलिटी है, और साथ ही साथ उनके पास एक एबिलिटी होती है जल्दी से रैपिडली प्रोड्यूस करने की, और वो एक वैल्यूएबल बायोमोलिक्यूल लाइक बना सकते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम उनको यूज करके अपना क्या कर रहे हैं, फ़ायदा देख रहे हैं या बायोमोलिक्यूल्स को बनवा रहे हैं, ऐसा समझो। तो इस तरीके से हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं इंडस्ट्री में। अब माइक्रोबायल एप्लीकेशन अगर देखें आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, सबसे पहली चीज़ तो आपके माइंड में माइक्रोबायल से एंटीबायोटिक आना चाहिए। एंटीबायोटिक आना चाहिए कि एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हुआ तो जो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम था, जो पेनिसिलिन बनाता था बैक्टीरिया, अब उसमें हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज भी आ गई थी, जिन्होंने क्या बनाया, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाया, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो ये सबसे पहले माइक्रोब्स अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको याद करना है तो सबसे पहले एंटीबायोटिक प्रोडक्शन याद करना, फिर वैक्सीन याद करना जिसमें ई कोलाई है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया है, तो वो वैक्सीन प्रोडक्शन में काम आया था। जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनी थी वो इसी थ्रू लाइक इन माइक्रोब्स के थ्रू बनी थी। माइक्रोब्स हार्मफुल भी हैं बट उनको यूज किया जा सकता है, उनके मॉलिक्यूल्स को यूज कर सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स को यूज करके, कंपोनेंट्स को यूज करके हम अपने लिए कुछ बेटर डेवलपमेंट देख सकते हैं। बेटर डेवलपमेंट इन द सेंस कि लाइक प्रोडक्ट्स में। करेक्ट। अब एंजाइम का प्रोडक्शन है, बायोफार्मास्यूटिकल है, बायो रेमिडिएशन है, तो यहाँ पे माइक्रोब्स यूज होते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब एंजाइम का प्रोडक्शन अगर देखा जाए, एक जनरल कंसिडरेशन देखा जाए, उसमें पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन, जो एंजाइम एक तरीके से बैक्टीरिया लाइक ऐसे समझो, एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया या फंगाई या ईस्ट, तो जैसे बेसिलस स्पीशीज है, एस्पेरेजिलस स्पीशीज है, सैक्रोमाइसिस स्पीशीज है, तो ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंजाइम बनाते हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करना है। फिर आपको एक फर्मेंटेशन प्रोसेस को देखना है, जैसे आपका सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक लिक्विड मीडिया में ग्रो कराया जाएगा, किसके लिए, एमाइलेज की प्रोडक्शन के लिए। एक एंजाइम को प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, तो उसमें हमने क्या बनाया है, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन के थ्रू एमाइलेज का प्रोडक्शन किया है। देन आपका सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन आता है, तो आप कोई भी सॉलिड सबस्ट्रेट को यूज करके, जैसे ब्रैन हो गया, वीट हो गया, तो उससे एंजाइम का प्रोडक्शन होगा। या तो आप उसको सबमर्ज्ड लिक्विड मीडिया में कर लो, या आप सॉलिड सबस्ट्रेट को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सॉलिड में है तो फंगल प्रोटीएसेस है, वो एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहा है। देन थर्ड है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ कंडीशन। ग्रोथ कंडीशन, अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट में एंजाइम का प्रोडक्शन देखना है या एंजाइम यील्ड करना है, तो आपकी ग्रोथ कंडीशंस लाइक मेंटेन करनी पड़ेंगी, ऑप्टिमाइज करनी पड़ेंगी। आपको पर्टिकुलर एक पीएच, टेम्परेचर और एरेशन और न्यूट्रिएंट सप्लाई को मैनेज करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। क्यों एडजस्ट करना है ये सब चीजें, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा एंजाइम मिल सके। देन आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सबसे पहले तो आपका एंजाइम का एक्सट्रैक्शन होगा, एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उसका प्यूरिफिकेशन चलेगा, देन आप उसके थ्रू एक फॉर्मुलेशन डेवलप करोगे। ओके, तो ये क्या था हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जो हमें समझने, जनरली देखा जाए इंडस्ट्रियल एंजाइम का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। फिर है हमारा प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। अगर कोई स्पेसिफिक एंजाइम का प्रोडक्शन करना है तो किस तरीके से होगा। अभी उन्होंने बात की थी ना कि पहले सिलेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, देन फर्मेंटेशन लगाते हैं, तो उसी हिसाब से अगर हमें एमाइलेज का प्रोडक्शन करना है तो कैसे होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, फंक्शन समझते हैं कि ये स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइजेज स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। इसका काम है स्टार्च को हाइड्रोलाइज करना सिंपल शुगर में, जो है मैल्टोज या ग्लूकोज,
पर्टिकुलर एंजाइम का फंक्शन पता कर रहे हैं, मतलब हम एंजाइम का फंक्शन बता रहे हैं। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, आपको कहाँ से मिलेगा एंजाइम, ये आपके बैसिलस सबटिलिस में है, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर उसको बना सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। एस्पेरेजुलस नाइजर है, बैसिलस एमाइलोक्यूफेसियंस है, तो ये सारे क्या है आपके सोर्सेज हैं एमाइलेज के प्रोडक्शन के लिए। अब प्रोडक्शन मेथड क्या हो सकता है आपका, फर्मेंटेशन। हमने फर्मेंटेशन देखा था कि अगर आप लिक्विड मीडिया में इसको फर्मेंट कर दोगे, एक तरीके से सबमर्ज फर्मेंटेशन यूज करोगे, तो स्टार्च उसमें आप सबस्ट्रेट की तरह यूज करोगे, देन आपको एमाइलेज का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बट अगर प्रोडक्शन हो गया, प्रोड्यूस हो गया, देन क्या उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट भी तो करना है। प्यूरिफिकेशन में सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होगा, डायलिसिस होगा, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से पता करेंगे कि हाँ भाई पर्टिकुलर एंजाइम का प्रोडक्शन हुआ है या नहीं, तो वो ये मेथड से चेक करेंगे। एप्लीकेशन इसको फूड इंडस्ट्री में ब्रेड बियर के लिए यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर डीसाइजिंग करनी है फैब्रिक्स की तब यूज करते हैं। डिटर्जेंट बनाना हो तब यूज करते हैं हम एमाइलेज को। देन नेक्स्ट है हमारा एंजाइम कैटालेज। अब कैटालेज क्या करता है, कैटालेज का काम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करना। अब ऐसे होगा हमारा H2O2 है, उसका काम क्या है, वाटर में और ऑक्सीजन में उसको ब्रेक डाउन करना, हमारे कैटालेज का। आपको ये कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हो, कहाँ से बना सकते हो, माइक्रोकोकस ल्यूटिस है, एस्पेरेजुलस नाइजर है, बैसिलस स्पीशीज के थ्रू कैटालेज एंजाइम को प्रोड्यूस, उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। प्रोडक्शन का मेथड वही है, सबसे पहले फर्मेंटेशन, देन आप उसका प्यूरिफिकेशन करोगे। आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में, और मेडिकल एप्लीकेशन की अगर बात करें तो वुंड क्लीनिंग के टाइम पे हम इसको यूज करते हैं कैटालेज एंजाइम को। देन हमारा परऑक्सीडेज है। परऑक्सीडेज एंजाइम का काम है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटलाइज करना हाइड्रोजन परऑक्साइड को एज एन ऑक्सीडेंट यूज करके। मतलब ये H2O2 को, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज करेगा एज एन ऑक्सीडेंट, और क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैटलाइज करेगा एक तरीके से। सोर्सेज क्या है आपके, हॉर्स रेडिश, ठीक है, HRP है, एस्पेरेजुलस नाइजर है, बैसिलस स्पीशीज है, इसके थ्रू परऑक्सीडेज एंजाइम का प्रोडक्शन हो सकता है। वही फर्मेंटेशन होगा, देन प्यूरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक किट्स में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जहां हो रहा हो वहां, या बायोसेंसर की तरह परऑक्सीडेज एंजाइम को यूज किया जा सकता है। इम्यूनोएस्से में भी इसको यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा लाइपेज एंजाइम। अब लाइपेज एंजाइम का फंक्शन होता है, जैसे कोई भी ट्राइग्लिसराइड है उसको हाइड्रोलाइज करना ग्लिसरल और फैटी एसिड में, ठीक है। लाइपेज का काम है ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करना ग्लिसरल और फैटी एसिड में। अब इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेगा, कैंडिडा रुगोसा से, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, ठीक है, स्यूडोमोनास, ये भाई इनके अलग अलग ही नाम है स्पीशीज के, और एस्पेरेजुलस स्पीशीज है। प्रोडक्शन मेथड के लिए फर्मेंटेशन, प्यूरिफिकेशन लगाना पड़ेगा आपको, जैसे सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन यूज कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन में प्रेसिपिटेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज किया जाएगा प्रोडक्शन मेथड में। एप्लीकेशन के टाइम पे एज अ डिटर्जेंट की तरह यूज कर सकते हैं, डेयरी इंडस्ट्री में चीज बटर की प्रिपरेशन के लिए, फार्मास्यूटिकल में एज अ डाइजेस्टिव एड की तरह यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीएज। प्रोटीएज का काम क्या है, प्रोटीन से समझो प्रोटीन की कुछ बात होने वाली है, मतलब हमारा प्रोटीन को हाइड्रोलाइज किया जाएगा पेप्टाइड्स में, अमाइनो एसिड्स में, दो ही चीज में उसको एज एन हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ऐसा मान के चलो प्रोटीन को पेप्टाइड और अमाइनो एसिड। बैसिलस सबटिलिस एंड एस्पेरेजुलस ओरिएजे, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसिस। भाई ये तो अलग ही ग्रीक और स्पेनिश वाले सोर्सेज हैं, इनके सारे बैक्टीरिया नाम ऐसे रख के बैठे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, बट फिर भी याद करने पड़ेंगे इनको, पता करना पड़ेगा कि आपको ये एंजाइम कहाँ से मिलेगा, कहाँ से इसका प्रोडक्शन सोर्स है। अब प्रोडक्शन के लिए आपको इसको फर्मेंटेशन करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन मेथड यूज करोगे। एप्लीकेशन में जैसे डिटर्जेंट है, लेदर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, तो यहाँ पे इनको पर्टिकुलरली यूज किया जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा एंजाइम पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टमेज।
अब पेनिसिलिनेज का काम क्या है, पेनिसिलिन का ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन पेनिसिलिन, जिसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। आपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि होते भी हैं कुछ। अब जैसे पेनिसिलिनेज है या बीटा लैक्टमेज है, उसको आप बैसिलस सीरिस से सोर्स है उसका, वहां से प्रोड्यूस होगा, और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये इसका सोर्स है। प्रोडक्शन इसका थोड़ा सा मेथड जो है वो अलग है, तो इसका जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको देखना पड़ेगा पहले। देखो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले तो इसका आइसोलेशन होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी सॉइल वाटर से हम आइसोलेट कर देंगे, एनिमल वेस्ट से उसको अलग किया जाएगा। फिर स्ट्रेन सिलेक्शन होगा, ये देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा हाई यील्ड कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे सकता है, तो पर्टिकुलर उसको पकड़ा जाएगा। स्ट्रेन सेलेक्ट हो गया। अब स्ट्रेन का सिलेक्शन होने के बाद उसका फर्मेंटेशन करेंगे, एक स्टेराइल मीडियम लेंगे, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी रहेगा क्योंकि ग्रो कराना है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब वो ग्रो होगा तो उसका काम क्या होगा, वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट के टाइम पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन या फिल्ट्रेशन मेथड से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन उसको प्यूरिफिकेशन में हम अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन यूज करके उसको प्यूरिफाई करते हैं। आयन एक्सचेंज है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन। स्टेबलाइजेशन के लिए हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं कि जिससे कि उसकी एक्टिविटी जो है बनी रहे, स्टेबल रहे। इस तरीके से फॉर्मुलेशन में एज हम इसको लिक्विड की तरह बना सकते हैं या लायोफिलाइज्ड पाउडर की तरह इसको प्रिपेयर कर सकते हैं पेनिसिलिनेज एंजाइम को। ओके, देन नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये हमें पता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म का कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसको मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे हमारा अभी क्या पढ़ा था हमने ऊपर, प्रोटीन इंजीनियरिंग पढ़ा था। प्रोटीन इंजीनियरिंग में डिजाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। सेम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ऑर्गेनिज्म का जो भी जेनेटिक मटेरियल है, आप उसमें डीएनए देख लो, तो उसको क्या करेंगे, वो उसको मॉडिफाई कर देंगे। ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करना, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए सोच लो, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिजायरेबल ट्रेट डाल सकते हैं। जो हमें पर्टिकुलर चाहिए उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस करने के बाद हम एक वैल्यूएबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमें एट द एंड कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है ना, तो वो हम कैसे बना सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाते हैं। तो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले तो आपको जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कोई भी सोर्स हो सकता है, डोनर है, सेल है, तो आपको कहाँ से, ऑर्गेनिज्म के थ्रू लेना है। डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर आप वहाँ क्या करोगे, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोसिस करोगे, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसको यूज करेंगे। एंजाइम क्या करेगा, उस डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करेगा, मतलब वो सीजर की तरह काम करेगा। एंजाइम क्या करेगा, उस डीएनए के सीक्वेंस को कट करेगा, फिर एक स्टिकी या ब्लंट एंड जनरेट कर देता है। मतलब आपके पास वहां पे एक ब्लंट एंड आ जाएगा, जो बहुत जरूरी है जब भी कभी हमें डीएनए रिकॉम्बिनेशन स्टेप करना है। फिर डीएनए लाइगेज है, ये डीएनए लाइगेज एंजाइम को हम यूज करेंगे कि वहां पे क्या करे, वो सील कर दे, निक्स एंड ज्वाइन करे डीएनए फ्रेगमेंट को एक साथ। डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम हो गया। फिर वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स क्या है, जैसे आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेजेस या कॉस्मिड है, वो क्या करेंगे, एक फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में लेकर जाएंगे। करेक्ट, फॉरेन डीएनए कहाँ पहुंच गया, हमारे होस्ट के सेल में पहुंचा। तो वो की फीचर्स ये होगा कि रेप्लिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल की फीचर्स में आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, या फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हो जाएंगी। ये वेक्टर्स हो गए हमारे। अब होस्ट जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें भेजा है, तो वो जैसे कॉमन होस्ट हो गया, जिसमें ई कोलाई है, ईस्ट है, या मेमेलियन सेल लाइन्स हो गए। तो ये बेस्ड किए जाते हैं जिनका इजीली ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म एक तरीके से जो कॉमन होस्ट चूज किया जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन लेवल या जो भी मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है प्रोटीन को, उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है, उनको चूज किया जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन और सिलेक्शन होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सेल ग्रो करेगा सिलेक्टिव मीडिया पे, फिर उसका एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेंट जो है उसको कैरी करेगा वेक्टर को या मार्कर को।
वो सर्वाइव करेगा और फिर जो भी उसमें एडिट करना है, एग्जिबिट है, एक डिटेचेबल या डिटेक्टेबल ट्रेट है, उसको देखा जाएगा। फिर एक्सप्रेशन होगा जीन का, आपको होस्ट बॉडी के अंदर ही उस डिजायर्ड जीन को क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट होगा, वो डिजायर्ड जीन होस्ट की बॉडी में ही ट्रांसक्रिप्ट होगा, ट्रांसलेट होगा और एक आपका टारगेट प्रोटीन को बनाएगा। जैसे इंड्यूसिबल प्रमोटर्स हैं, लैक्टी7 हो गया, ये है, तो उनका क्या काम है, वो टाइमिंग और लेवल ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये जीन्स है, मतलब थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा हमारा डीप चला गया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे कैसे वन बाय वन वो पहुंचेगा और क्या क्या चेंजेस करेगा और क्या क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, अब देन आपका स्क्रीनिंग एंड कैरेक्टराइजेशन होगा। फिर जो कॉलोनीज है उसको स्क्रीन किया जाएगा कि करेक्ट डीएनए उसमें डाल सके और प्रोटीन एक्सप्रेशन को देख सके या प्रोटीन एक्सप्रेशन मिल सके। फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग चलेगी जिसमें प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन होगा, फंक्शनल एसे है, देन आपका कैरेक्टराइजेशन होगा। तो ये क्या आएगा आपका स्क्रीनिंग एंड कैरेक्टराइजेशन में। एप्लीकेशन क्या है, जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हम उसको किस तरीके से फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं। कभी भी जैसे कुछ इंसुलिन का प्रोडक्शन होना है, ग्रोथ हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिन है, तो उसके कैसे होगा, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के थ्रू किया जाएगा। जीन थेरेपी के थ्रू या जीन थेरेपी की हेल्प से जेनेटिक डिसऑर्डर है उनको करेक्ट कर सकते हैं। वैक्सीन बन सकती है, जैसे कोविड-19 mRNA वैक्सीन थी, या रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, और या फिर ये क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आज हमने क्या पढ़ना था, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सब चीजें, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, राइट, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।